जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ का संचरण। इसके पहले हमने पारिस्थितिक तंत्र को भी आपको चैप्टर 5 में पढ़ाया है। चैप्टर 6 आपका ऊर्जा प्रवाह हमने पढ़ाया है। विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा प्रवाह हैं पिरामिड से उनको समझना, हर एक चीज़ हमने समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर्स तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आपको सिलेबस दिखेगा, उसके पश्चात सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस कराई गई हैं, पेपर थर्ड फोर्थ सभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और सिलेबस सबसे अच्छे से वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको बताया गया है। इन सभी का नोट्स जो है, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको क्लासेस कराने के बाद जो है पीडीएफ नोट्स भेज दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो सकता है। या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है किसी पॉइंट को लेकर, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ का संचरण किस प्रकार से होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, इसके महत्व क्या हैं, इसके एक प्रकार से नुकसान क्या हैं, इन सभी बातों के विषय में हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ का संचरण, मटेरियल साइकिल जो है वह क्या होता है। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पदार्थों के संचार और परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है, वही एक प्रकार से पदार्थ का संचरण पारिस्थितिक तंत्र में होती है। यह प्रक्रिया जीवों को जीवन और विकास के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है। अर्थात जो जीव होते हैं उनके जीवन के लिए भी यह परिसंचरण, यह साइकिल जो है इम्पॉर्टेंट होती है, यह प्रक्रिया जो है इम्पॉर्टेंट होती है, और उनके विकास के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट होती है। पदार्थ के परिसंचरण के चरण की बात करें तो सबसे पहला है उत्पादन, जो कि उत्पादक हमने बताया हुआ है। उपभोग आपको बताया था, अपघटन हमने ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर फर्स्ट में बता दी थी। जैसे कि उत्पादन जो है जीवों द्वारा पदार्थ का उत्पादन, यह पहला चरण है। कोई भी जैसे कि साइकिल स्टार्ट होती है तो उसका जन्म होता है, उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले जीवों द्वारा पदार्थ का उत्पादन किया जाता है, फिर जीवों द्वारा पदार्थ का उपभोग किया जाता है, और फिर जीवों के मृत शरीर का अपघटन किया जाता है, और पदार्थों का फिर पुनर्चक्रण किया जाता है। ये पदार्थ के परिसंचरण के चरण हैं। कौन कौन से? उत्पादन, उपभोग और अपघटन और पुनर्चक्रण। आगे हम देखेंगे पदार्थ परिसंचरण के महत्व के विषय में। तो सबसे पहला महत्व क्या है? जीवन की उत्पत्ति और विकास। जीवन की उत्पत्ति के लिए भी पदार्थ का परिसंचरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, और उसके विकास के लिए, जो कि हमने आपको पहले ही भी बताया। और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए के लिए रहने यह पदार्थ का परिसंचरण महत्वपूर्ण होता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के लिए, मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रदान करने के लिए भी पदार्थ का परिसंचरण आवश्यक होता है। पदार्थ के परिसंचरण से खतरे क्या क्या हो सकते हैं? जलवायु परिवर्तन, अर्थात जब मानव गतिविधियों से द्वारा जब पारिस्थितिक तंत्र को अधिक से अधिक, अपने पर्यावरण को अधिक से अधिक प्रभावित करेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा। तो ये पदार्थ के परिसंचरण का एक खतरा है। दूसरा क्या है? प्रदूषण। तीसरा है जैव विविधता की हानि। चौथा है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, और पांचवा है मानव गतिविधियों का प्रभाव। ये हो गए पदार्थ के परिसंचरण के खतरे। हमने पढ़े पदार्थ परिसंचरण का महत्व, और पदार्थ के परिसंचरण का चरण हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे पदार्थ के परिसंचरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कौन सा पदार्थ है जिसका परिसंचरण हमारे लिए, जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो उनके प्रकारों में आता है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र और फास्फोरस चक्र। इनमें जो इम्पोर्टेंट चक्र हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, उसको आपको बताया जाएगा। अर्थात सबको बताया जाएगा लेकिन विस्तृत में बताया जाएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं जलीय चक्र के विषय में। जलीय चक्र होता क्या है? जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए जीवमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। क्योंकि ये जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का लगभग 90% भाग का
निर्माण करते हैं। इनमें से जल के रूप में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो है सम्मिलित रूप से समस्त जीवों के सकल भार के 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जो जीव होते हैं उनमें 80% लगभग भाग क्या होता है, जल होता है। और ये इनका निर्माण किससे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्माण होता है, क्योंकि जो जल है उसका आपको फार्मूला पता होगा, H2O, हाइड्रोजन के द्वारा और एक ऑक्सीजन के मिलके पानी जल एक बूंद का निर्माण करते हैं। तो कोई भी जीव हो तो उसके सकल भार अर्थात पूरे भार के 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जल करता है। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है, अतः इस तत्व के चक्र को जलीय चक्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। जीवमंडल में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका निर्माण हाइड्रोजन के 2 एटम एवं ऑक्सीजन के 1 एटम के मिलने से होता है, जो कि H2O। यह तत्व जीवमंडल में अत्यधिक मात्रा में मिलता है, यद्यपि इसके स्थानिक वितरण में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि जल जो है गैसीय रूप में, ठोस रूप में भी पाया जाता है, तरल रूप में। गैस रूप में आपको वाष्प में देखने को मिलेगा, जलवाष्प या आर्द्रता के रूप में। ठोस रूप में आपको यह हिम के रूप में अर्थात बर्फ के रूप में मिलेगा, और तरल रूप में आपको यह जल के रूप में मिलेगा। तो ये आपको विभिन्न एक प्रकार से रूपों में पाया जाता है, जैसे कि गैसियस फॉर्म में भी, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे जल विभिन्न अवस्थितियों में पाया जाता है, जैसे अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। जैसे कि झील में जल पाया जाता है, नदी, सागर, महासागर, भूमिगत जल, धरातली शैलों एवं मिट्टियों में भंडारित जल, जीवित जीवों एवं जैविक पदार्थों में तरल रूप में, और वायुमंडल में जलवायु के रूप में, और उच्च अक्षांशों ध्रुवीय क्षेत्रों तथा उच्च पर्वतीय भागों में हिमों के रूप में आदि में पाया जाता है। अर्थात जो जल होता है सबसे पहले हमने क्या जाना, विभिन्न एक प्रकार से रूपों में पाया जाता है, जैसे कि ठोस आपके गैस फॉर्म में और लिक्विड अर्थात तरल फॉर्म में। लेकिन यह अलग अलग स्थानों पर भी पाया जाता है। ये बताने की बातें हैं, बस एक बार आप सुन लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जल जीवमंडल में जीवों हेतु एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि यह प्रायः सभी तत्वों को घुलाने में समर्थ होता है। यह उष्मा को भंडारित करने की अधिक क्षमता रखता है। यह विभिन्न जीवों जैसे कि पौधे तथा जंतु के पोषण में भरपूर सहयोग करता है, और यह जीवमंडल में तत्वों के संचरण के सहायक होता है। तो ये तो इसके क्या हो गए, प्रयोग हो गए, इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व हो गया। आपने क्या क्या देखा, यह क्या करता है, तत्वों को घुलाने में समर्थ होता है, और यह अधिक से अधिक ऊष्मा को जो है भंडारित करने की क्षमता इसके पास होती है। और जो पौधे हैं, जंतु हैं, विभिन्न जीव हैं, उनके पोषण में यह भरपूर क्या करता है, सहयोग करता है, और तत्वों के संचरण में यह सहायक होता है। धरातल पर प्राप्त होने वाली जल वर्षा का एक बहुत बड़ा भाग जो है प्रभावी स्वतः स्थल प्रवाह का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि जब वर्षा होती है तो भूमि के अंतर्गत, जैसे कि जिसे कहते हैं सोख ली पनिया, तो जो पानी है वो जल जो है वह भूमि के अंदर चला जाता है। आगे देखेंगे धरातली सतह पर फैलकर बहने वाले जल को वाही जल कहते हैं, जो कि सतह पर ही रह जाते हैं, उन्हें वाही जल कहते हैं। यह भू सतह के नीचे अंततः नदियों में मिल जाता है। वर्षा के जल के कुछ भाग का भू सतह के नीचे अंतः संचरण हो जाता है, जो मिट्टियों में भंडारित हो जाता है, और मृदा में स्थित इस जल के भंडार को मृदा जल भंडार कहा जाता है। और इस मृदा जल भंडार से कुछ जल का वाष्पीकरण द्वारा तथा कुछ जल का पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में क्षय हो जाता है, और मृदा जल भंडार के कुछ जल का नीचे की ओर अंतः संचरण हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। और इसी का कुछ जल जो है आधार जो है रूप में नदियों में पहुंच जाता है। कुछ जल कोशिका क्रिया द्वारा ऊपर उठता है तथा मृदा जल भंडार में मिल जाता है, तथा कुछ जल नीचे चला जाता है, गहराई में स्थित आधार शैलों के अवरुद्ध हो जाता है। ये तो एक प्रकार से जलीय चक्र हो गया। जैसे कि बारिश हुई आपकी, कुछ जल जो है वह जमीन के नीचे चला जाता है, कुछ ऊपर जम जाते हैं तालाबों में, नदियों में, और वो प्रवाहित होकर तालाबों से या जमीन से सीधे नदियों में मिल जाते हैं। और कुछ जल जो है वाष्पन हो जाता है जिससे बादल के निर्माण होते हैं, फिर से एक प्रकार से बारिश होती है। यह हो गया आपका जलीय चक्र। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र के विषय में। जीवमंडल में कार्बन का विभिन्न मार्गों से गमन तथा संचरण होता है। इस संचरण के दौरान कार्बन के भंडार एवं गमन की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। गैसीय प्रावस्था, इस प्रावस्था में अंतर्गत कार्बन जो है वायुमंडल में गैस रूप में CO2 में होता है। दूसरा है तरल प्रावस्था,
के अंतर्गत कार्बन जल में घुली अवस्था में पाया जाता है। और तीसरा है ठोस प्रावस्था। इसके अंतर्गत जो है ठोस रूप में पाया जाता है कार्बन, जो अवसादों, जीवाश्म ईंधनों तथा जैविक पदार्थों में भंडारित होता है। जीवमंडल में कार्बन के ठोस, तरल एवं गैसीय रूपों में संचरण का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि जैविक पदार्थों के सकल शुष्क भार का 50% भाग जो है वह कार्बन होता है। जीवमंडल में कार्बन का गमन ऊर्जा प्रवाह के साथ संबंधित होता है। वायुमंडल में वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण जो है वह वायुमंडल के सभी गैसीय संगठन का 0.033% है, जो कि 0.007% कार्बन के बराबर होता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह अनुमान किया जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के 1860 ईस्वी में वायुमंडल में CO2 का सांद्रण जो है 290 पीस पर मिनट मैटर या 0.029% था। तब से वायुमंडल में कार्बन की मात्रा जो है निरंतर वृद्धि होती रही है और वर्तमान समय में 330 ppm या 0.033% हो गई है, अर्थात यह धीरे धीरे बढ़ी है। यह अनुमान किया जाता है कि विभिन्न उपयोगों हेतु जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, पीट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें आदि को जलाने के कारण वायुमंडल में प्रतिवर्ष 5 से 6 गुणे 10 टन की दर से कार्बन की अतिरिक्त मात्रा पहुंच रही है। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि वायुमंडल में कार्बन की 2 से 3 ppm प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। अगला हम देखेंगे ऑक्सीजन चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा यह जीवित जीवों हेतु महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह सभी जीवों के जीवन को संभव बनाती है और उससे उत्पन्न भी होती है। ऑक्सीजन जीवमंडल में अन्य तत्वों के संचरण एवं गमन में सहायक भी होती है। रासायनिक दृष्टि से ऑक्सीजन अत्यधिक सक्रिय होती है, क्योंकि यह जीवमंडल में स्थित अधिकांश तत्वों के साथ जो है संयुक्त हो जाती है। जीवित जीवों के सभी अणुओं के 70% भाग का निर्माण जो है वह किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा, तथा यह कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधों एवं जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह तो आपको बताने की बात ही नहीं है। अर्थात पौधे तथा मानव सहित जंतु ऑक्सीजन का सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन प्रोटीन तथा चर्बी के निर्माण में भी सहायता करती है। जीवमंडल में ऑक्सीजन चक्र अत्यंत जो है जटिल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के रासायनिक रूप कई प्रकार के होते हैं, यथा जैसे कि ऑक्सीजन का आणविक ऑक्सीजन जल है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, विभिन्न अकार्बनिक यौगिक यथा जैसे कि ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स आदि। अर्थात ऑक्सीजन कई रासायनिक रूपों में विद्यमान होती है। ऑक्सीजन चक्र की बात करें तो इसके अंतर्गत स्थलीय एवं सागरीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय जनित ऑक्सीजन तथा ज्वालामुखी उद्भेदन के समय CO एवं HO के रूप में निकलती है। ऑक्सीजन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश होता है तथा सागरीय एवं स्थलीय जंतुओं द्वारा श्वसन, खनिजों के ऑक्सीकरण एवं लकड़ियों और जीवाश्म खनिजों के जलने में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार से ऑक्सीजन जो है व्यय होती है और इसी ऑक्सीजन का चक्र चलता रहता है। ये हो गया ऑक्सीजन का। और लास्ट हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। जीवमंडल में नाइट्रोजन का सभी प्रकार के जीवों जैसे कि पौधों, मानव सहित जंतुओं तथा वियोजक सूक्ष्म जीवों हेतु महत्व होता है, क्योंकि यह अमीनो एसिड का एक आवश्यक भाग होती है तथा जीवों में प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड की जरूरत होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सामान्य रूप से 7 रूपों में पाई जाती है। जैसे कि कौन कौन से 7 रूपों में पाई जाती है? यह आणविक नाइट्रोजन रूप में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रूप में पाई जाती है। पौधों तथा जंतुओं के संवर्धन हेतु नाइट्रोजन की यौगिक के रूप में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल के समस्त गैसीय संगठन का 78% पाई जाती है, परंतु जीवित जीव इनका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। अर्थात वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वह होती है नाइट्रोजन। पौधे जो है अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को मिट्टियों से अमोनियम लवण एवं नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। जब जंतु पौधों का क्षरण करते हैं तो पौधों से जैविक पदार्थों के माध्यम से नाइट्रोजन का जंतुओं में स्थानांतरण होता है और इस प्रकार यह नाइट्रोजन चक्र चलता है। तो इस प्रकार से आपने पदार्थों का संचरण जो है पारिस्थितिकी तंत्र में हर एक चीज़ हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी
पॉइंट में रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी नोट्स आपको दिए जाते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है बनाए रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।